पहलवान बेटियों और मोदी सरकार के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें जबर खेला हो गया है दोस्तों। यानी कि जबरदस्त खेला हो गया है। और जबरदस्त खेला यह है कि मोदी सरकार को पहलवान बेटियों के सामने झुकना पड़ा है। मगर साथ ही मैं अपने इस कार्यक्रम में यह सवाल भी उठा रहा हूं कि क्या मोदी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी में आपको बतलाना चाहता हूं। कल देर रात अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं और पिछली बार भी आपको याद है पहलवानों के साथ लगातार उनकी बातचीत हो रही थी, वो एक ट्वीट करते हैं जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि मैं खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने को तैयार हूं। आज दोपहर दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, अनुराग ठाकुर और खिलाड़ियों की बात करें तो बजरंग पुनिया के साथ साथ विनेश फोगाट और साक्षी मलिक भी इस बातचीत में शामिल होते हैं। वो बातचीत जो करीब 6 घंटे तक चलती है और उस बातचीत के बाद ये बड़े फैसले लिए जाते हैं जो मैं आपको बतला रहा हूं। नंबर 1, अगले एक हफ्ते में यानी 15 जून तक दिल्ली पुलिस इस मुद्दे पर नई चार्जशीट पेश करेगी और यह प्रमाण देगी, यह सबूत देगी कि वो इस मुद्दे की जांच को लेकर गंभीर है। नंबर 2, जल्द कुश्ती संघ के चुनाव करवाए जाएंगे और बृजभूषण शरण सिंह ही नहीं बल्कि उसके आसपास से जुड़े लोग जो हैं, उससे जुड़े फिजियोथेरेपिस्ट, उससे जुड़े तमाम कोचेस को भी कुश्ती संघ के चुनावों से दूर रखा जा रहा है। नंबर 3, अगले एक हफ्ते के लिए तमाम जो आंदोलन है उसे स्थगित किया जाएगा। मैं आपको बतला दूं, जब गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से हुई थी, उसी के बाद रहस्यमय तरीके से खिलाड़ियों के रुख में नरमी आई थी और उन्होंने नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली थी। हालांकि खाप जो है या किसान उससे खुश नहीं थे। और उसके बाद आपको याद होगा, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, सभी ने बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस नौकरी को ठोकर मार सकते हैं। नौकरी को लेकर वो लोग हमें ताना ना दें जो ये कह रहे थे कि 15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये निशाना जो है बृजभूषण शरण सिंह पर था। मगर खिलाड़ियों का ये जबरदस्त तंज कि हम नौकरी भी छोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी संकेत था। उसके बाद जो पंचायत की बैठक होती है, जब राकेश टिकैत उस बैठक से बाहर आते हैं तो वो खुद कहते हैं कि आंदोलन के चलते हुए अगर खिलाड़ी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आंदोलन कमजोर नहीं होता है। तो एक तरफ से देखा जा सकता था कि दोनों पक्ष नरमी बरत रहे थे, खिलाड़ियों का पक्ष भी और सरकार भी। और अब सरकार ने अपनी तरफ से सबसे बड़ा वादा किया है। सबसे बड़ी बात, कुश्ती संघ से बृजभूषण और उनके तमाम जो चाटुकार हैं, उनका जो तमाम गुट है, उनकी जो तमाम कॉटरी है, उसे दूर कर दिया गया है। मगर आज मैं कार्यक्रम में क्या सवाल उठा रहा हूं, क्या मोदी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है? आप ये ना भूलें दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह मोदी सरकार के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विनेश फोगाट ने शिकायत की थी छेड़खानी को लेकर। यह बात विनेश फोगाट ने FIR में दर्ज की है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दर्ज की है, मगर प्रधानमंत्री ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। उल्टा विनेश फोगाट को उसके बाद से धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो मिलती हैं अनुराग ठाकुर से। वही अनुराग ठाकुर जो बातचीत के पहले दौर में होते हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब अनुराग ठाकुर से बातचीत का पहला दौर हुआ था यानी कि जनवरी, तब एक निगरानी समिति बनाई गई थी। उस निगरानी समिति के सामने तमाम कोचेज ने बड़े बड़े बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें एक सनसनीखेज बयान था। और उसमें क्या था कि देर रात को गाड़ियां आती हैं और महिला खिलाड़ियों से कहा जाता है कि साहेब, प्रेसिडेंट साहिब के पास चलो, यानी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चलो। ये तमाम बयानात निगरानी समिति के सामने दिए गए थे, मगर निगरानी समिति की रिपोर्ट में इसका जिक्र कहीं नहीं था दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो शख्स बार बार यहां दिखाई दे रहा है वो है अनुराग ठाकुर। क्या अनुराग ठाकुर पर विश्वास किया जा सकता है? वो अनुराग ठाकुर जिसने विश्वासघात किया था विनेश फोगाट के साथ। विनेश फोगाट ने जो जो बात अनुराग ठाकुर को कही थी, एक एक बात बृजभूषण शरण सिंह के पास पहुंच गई।
कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि बृजभूषण शरण सिंह एक राजनीतिक बाहुबली है। उसका दबदबा कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्रों में है। क्या मोदी सरकार ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यह मत भूलिए दोस्तों, अभी कल ही की बात है, उनके घर में दिल्ली पुलिस पहुंची थी, पूछताछ कर रही थी आसपास जो उनके नौकर हैं उनसे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक ऐसा राजनीतिक बाहुबली जिसने कैमरे पर इस बात पे कबूल किया था, इस बात को कबूल किया था कि मैंने एक इंसान की हत्या कर दी थी, क्या आपको लगता है कि उसके नौकर, उसके चाकर, उसका जो स्टाफ है उसके खिलाफ एक शब्द भी कहेगा? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि बेशक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR हैं, जिनमें एक पॉक्सो के अंतर्गत मुझे कम से कम नहीं लगता कि उसकी गिरफ्तारी होगी। और ये ना भूलें, ये प्रक्रिया लगातार खिंचती चली आ रही है। और यह है मेरा दूसरा बिंदु। पहला बिंदु था अनुराग ठाकुर की मौजूदगी, वो अनुराग ठाकुर जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। यह मत भूलिए, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में अपनी एक भी क्षेत्र की एक भी सीट नहीं जितवा पाया। दूसरी बात, ये पूरी प्रक्रिया लंबी खिंच रही है और उसके चलते क्या हो रहा है? उसके चलते आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस में कल ही खबर आई थी और उस खबर में कहा गया था, क्या कहा गया था कि एक नाबालिग ने सेक्शन 164 के अंतर्गत बयान दर्ज किया है और अपना मामला वापस ले लिया है। जबकि उस नाबालिग ने एक नहीं 2 बार, एक बार मजिस्ट्रेट के खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस नाबालिग के साथ क्या क्या नहीं हुआ था दोस्तों उस शिकायत में दर्ज था, मगर बावजूद इसके इंडियन एक्सप्रेस की खबर आती है कि केस वापस ले रही हैं वो। हालांकि लाइव हिंदुस्तान में इसके बिल्कुल उलट खबर आती है और नाबालिग के पिता अपने बयान में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और यह सब साजिश रची गई है। तो आप देख रहे हैं पर्दे के पीछे क्या खेला हो रहा है दोस्तों। मैं नहीं जानता हूं कि क्या ऐसे में मोदी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है। वो मोदी सरकार जिसके पालतू मीडिया ने हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से बदनाम किया था, याद है आपको? याद है इनका एक पालतू पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में 21 दिन बिताए थे वसूली के आरोप में, उसने हमारी महिला पहलवानों को, हमारी पहलवान बेटियों को यह ताना भी दिया था कि सिर्फ मेडल क्यों बहा रहे हैं, मेडल राष्ट्रपति को दो, जो नौकरियां तुम्हें मिली हैं सरकार से वो वापस करो, जो पैसा तुम्हें सरकार से मिला है वो वापस करो। मानो भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से पैसे दे रही थी। अरे भाई, तू 100 करोड़ की वसूली करता है, तू पत्रकार के नाम पर एक अपराधी है, तो ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हमारे खिलाड़ी भी वही काम करेंगे? हमारे खिलाड़ियों को जो मेडल मिले हैं, हमारे खिलाड़ियों को जो नौकरियां मिली हैं, वो उनके दम पर मिली हैं, वो दिग्गज हैं और उनकी इसी खेल प्रतिभा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट्स भी हासिल करते हैं। तो तीसरी बात, मीडिया का रवैया। जिस मीडिया को एक हथियार के तौर पर बीजेपी ने इस्तेमाल किया था, क्या उस मीडिया के चलते, उस मीडिया के तेवरों के चलते इस सरकार पर विश्वास किया जा सकता है? मगर अब जबकि सरकार ने 3 वादे किए हैं, वादा नंबर 1 15 जून तक नई चार्जशीट, वादा नंबर 2 बृजभूषण शरण सिंह को दूर रखा जाएगा, वादा नंबर 3 चुनाव कुश्ती संघ के करवाए जाएंगे और इसमें बृजभूषण शरण सिंह का कोई चाटुकार आसपास नहीं होगा। इन 3 वादों के बाद क्या गोदी मीडिया बाज आएगा? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले गोदी मीडिया ने सूत्रों का क्या खेल खेला था, किस तरह से सूत्रों के हवाले हमारे खिलाड़ियों पर निशाना साधा गया था। याद है आपको साक्षी मलिक के बारे में क्या झूठ फैलाया था कि साक्षी मलिक ने आंदोलन से अपना नाम वापस खींच लिया है। और उसी दिन आपको याद होगा आज तक न्यूज चैनल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला था, एक अभियान चला था कि आज तक का बहिष्कार करो। मुद्दा सिर्फ आज तक का नहीं था, चाहे रिपब्लिक हो, जी न्यूज हो, एबीपी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, सबने साक्षी मलिक को लेकर गलत बयानी की थी, सभी चैनल्स ने किया था। यानी कि अमित शाह से मुलाकात होती है और फिर यह झूठा बयान हर जगह चला दिया जाता है। मैं फिर पूछ रहा हूं,
हमारे खिलाड़ी नर्म पड़े हैं, 7 दिन तक आंदोलन नहीं करेंगे, 15 जून का इंतजार करेंगे। मगर जो सरकार पर्दे के पीछे ये तमाम खेल करती है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? आज जो तमाम बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हमारे खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।